तो आप लोगों से एक तरीके से क्वेश्चन करके आने थे, आयो करके बताओ। पहले तो कोई डाउट हो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसेट और बिलोंग्स टू पे काफी सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था। दो चार क्वेश्चन मैंने मना किया तो उसको छोड़ के बाकी के आपको करने थे, उसको कोई डाउट? 15 अच्छा, एक चीज बताओ, P और पावर सेट। P किसके लिए होता है? पावर सेट। अगर आपको बोले कि P of 1 लिखो तो आप क्या लिखोगे? P of 1 मतलब 1 एलिमेंट के लिए आपको पावर सेट तो पता है ना आपको क्या होता है पावर सेट? पावर सेट सेट ऑफ सबसेट। तो 1 के सबसेट क्या क्या होंगे अगर 1 अगर आपके एलिमेंट में, मतलब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, तो क्या होता है इसका पावर सेट में? नल सेट और 1। और पावर सबसेट क्या होता है? आपके सामने जो भी एलिमेंट रख दिया जाए उसकी सिलेक्शन के टोटल चॉइस। अगर मेरे पास अगर 1 नाम का कोई एलिमेंट होता तो मेरे पास 2 चॉइस होती। कौन कौन सी 2 चॉइस होती? या तो 1 मैं लूंगा ही नहीं, या तो मैं 1 लूंगा। सही है। अब पावर सेट ऑफ 1 क्या हो जाएगी? मतलब पावर सेट ऑफ 1 ये है। अब इसका पावर सेट तो कौन कौन आएंगे? इसका मतलब क्या है कि आपके सामने 2 एलिमेंट हैं, एक फाई नाम का वो नल सेट नहीं है, अब वो क्या है? फाई है, वो एक एलिमेंट है, एक फाई है और एक कर्ली ब्रैकेट में 1 है। उसका पावर सेट लिखना है तो क्या क्या आएगा? ये दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, फिर ये पसंद है, फिर ये पसंद है और फिर दोनों पसंद आ गए। सही है। ये किसका आंसर है? पावर सेट ऑफ 1 का। अब इसका और एक पावर सेट होगा तो तब आपके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। मतलब ऐसा होता है 4 एलिमेंट है, उसमें मुझे सिलेक्ट करना है तो क्या क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ? कोई भी नहीं पसंद है, ये अकेला पसंद है, ये पसंद है, सही है, फिर ये पसंद है और फिर ये पसंद है।
फिर ऐसे ये मैंने जैसे एक सिलेक्ट किया वैसे दो सिलेक्ट करूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। 2 एलिमेंट पसंद आ गए, फिर 3 एलिमेंट पसंद है, फिर 4 एलिमेंट पसंद है, हो सकता है। वो सारे एलिमेंट जब देखूंगा मैं, तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट की फॉर्मूला क्या है? 2 n। तो यहाँ पर एक एलिमेंट था तो आपका आंसर 2:1 है। यहाँ पर कितने एलिमेंट दिख रहे? 4 2 दिख रहे, जो इसके अंदर 2 एलिमेंट थे तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ। इसके अंदर मैंने सारे लिखे नहीं, अगर मैं सारे लिखूंगा तो कितने एलिमेंट होंगे? इसके अंदर 4 एलिमेंट थे तो 2:4 16 एलिमेंट हुए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 1 कितना आएगा आंसर? सही है, इतना हो जाए। अब इस 1 की जगह पर अगर 2 लिखा होता तो आंसर क्या होता? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ये बदलता बट आंसर तो कितनी नहीं होता। अगर यहाँ पर ए लिखा होता तो सेम, मेरा नाम लिखा होता तो 5 लिखा होता तो बस वही आंसर है। और इसमें मैंने मेरे 3 पावर सेट दे दिए, इसके अंदर से कितना दिया हुआ है? 2 ही दिए हुए। पहला जो है अब क्या है, इसके तरफ वापस ले तो ये समझ आ गया ना, अपने आप को 15 समझा। 15 में क्या पूछा उन्होंने? नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। किसका नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए? पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नल सेट। इसको मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं जैसे ये लिखा हुआ वैसे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, इसमें कोई फर्क है? आपके हिसाब से दोनों सेम है? ये जो मैंने लिखा है ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? सोच के बताओ। सेम चीज है, ये बिल बहुत अलग है। ये एक नल सेट है, ये क्या है? नल सेट है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और ये एक एलिमेंट है, ये 5 है। मैं कर्ली ब्रैकेट डाला तो एलिमेंट हो चुका है, दोनों में बहुत फर्क है ना। मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, सिर्फ अगर ये लिखो ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो ये एक नल सेट है, बट उसको जैसे सेट में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट हो जाएगा। तो फिर अभी क्या है? अभी क्या है? नॉर्मल नल सेट, ठीक है। अगर ये नल सेट है तो नल सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट? नल सेट मतलब कितने एलिमेंट? इसका मतलब आपको, आप बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 देते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अगर वहां पर अगर नॉर्मल कोई एलिमेंट लिखा हो तो चलो, अगर ये इसकी जगह पर ऐसा लिख देते ना, ये इसकी जगह पर अगर ऐसा लिखा होता तो आप कंफ्यूज नहीं होते। अगर ऐसा लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता है? ये ब्लैंक है, मतलब नल सेट है, कितने एलिमेंट है? नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। नल सेट कैसे है? नल सेट किसको बोलता है? नल सेट की समझ है? नल सेट मतलब क्या कि ऐसा नल सेट, वॉइड सेट का मतलब क्या? तो वॉइड सेट में आप लोग कंफ्यूज हो यार। नल सेट मतलब वो जिसके अंदर नल क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं है, तो कितने एलिमेंट है? 0, उसमें आप 1 बोलते हैं। कितने एलिमेंट है? 0। कितने एलिमेंट है? 0। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2:0, तो एक एलिमेंट होगा, राइट। अब वो जो एक एलिमेंट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2, 2:1 तो 2। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। तो उसका आंसर क्या दिया है? 4। समझ आया, राइट। तो उन्होंने इस तरह से देने की जगह पर उन लोगों ने ये लिख दिया है। तो जो बात लिखी है ना, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही तो चीज है। तो इसका मतलब है कि नल सेट है। नल सेट है मतलब, अब अगर कोई मुझे पूछे कि पावर सेट ऑफ
5 में कितने एलिमेंट होंगे तो मैं क्या लिखूंगा 2⁻0 1 एलिमेंट। फिर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे तो मैं क्या लिखूंगा 2:1 तो 2 एलिमेंट होंगे। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे तो 2 का स्क्वायर। तो आप इसको मतलब ऐसे लिखा है कि ऐसा लिखा है इसकी बात है, ये सब एक ही चीज है। पर अगर ऐसे लिखा आता है तो ये एलिमेंट है। अब ये आपका नल सेट नहीं रहा है तो ये कर्ली ब्रैकेट में डल गया है, तो अब ये क्या बन जाएगा आपका एलिमेंट हो जाएगा। अगर इसकी ये ब्रैकेट देने की जगह पर अगर ये ब्रैकेट होता तो आपके आंसर में क्या फर्क होता? ये जो 0 से चालू होगा वो कहाँ से चालू होता है 2:1 से चालू होता है, तो कितना आंसर आता है 2। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2:4 ये फिर तो अगर वो सिंबल की वजह से आप लोग कंफ्यूज होंगे, अगर वहां पर और कुछ लिखा होता तो आप कर लिए होते। नेक्स्ट और कोई प्रिंटिंग है तो बी यूनियन डी का आंसर डी हो जाएगा। ये कुछ आंसर के हिसाब से बना लो ना, फिर बी यूनियन डी है, उसको कर लो, करेक्ट आंसर लीजिएगा बी यूनियन डी। माइनस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट। और जो आपने ऑपरेशन ऑफ सेट लिखा होगा अपनी नोटबुक चेक करो, उसमें कहीं पर डिफरेंस ऑफ सेट आया है आपके पास? मिला? ये याद है सबको डिफरेंस ऑफ सेट? डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता था? जैसे ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसके अंदर ए के अंदर आप लोगों को एलिमेंट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 ऑल द मल्टीपल ऑफ 3। बी दिया हुआ आपको 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो कोई बता सकता है ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ ए में और बी में ना हो, ओनली ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन सेट ए। तो कौन कौन सा आएगा? 3 आएगा, 9, 15, 12 दोनों में कॉमन है तो हटा दूंगा 18, 20। अगर इसको अगर हम वेन डायग्राम से बनाएं तो अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ये वाला पार्ट तो हम बोलेंगे नहीं, ये ए नहीं है, ये कौन है? ए माइनस बी है। ये वाला पार्ट बी माइनस ए है, और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आता है? यहाँ पर कौन आता? 3, 6, 9, 15, 18, 21। अगर यहाँ पर लिखना होता तो 4, 8, 16 एंड 20। जो बी में है पर नहीं, करेक्ट। और इसको और कोई तरीके से लिखना है, ये हमने लास्ट में लिखा ए इंटरसेक्शन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट। इसको और कोई से लिखना चाहिए, ये तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, और भी कुछ लिखना। ये मतलब आपको समझ लो ए में किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल ना ए माइनस ए इंटरसेक्शन, राइट। इसको और क्या बोल सकते हो आप? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से क्या हटाया जा रहा है? इंटरसेक्शन बी हटाया जा रहा है। तो कुछ भी लिख के दे देंगे वो आपको, तो ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सबका मतलब एक ही होता है। क्लियर? देख लो, और कोई डाउट तो पहले बताओ मेरे को।
देखना पड़ेगा। ये तो आपको समझ है, लास्ट टू लास्ट बार उसके लिए आप एक बार लेक्चर से करेंगे। और जब एक बार यहाँ पर देखो ना, अब इसकी स्टेट थ्योरी में जो एक दो चीजें जो छोटी छोटी बाकी रही है वो भी मैं आपको समझा दूं। आपको पूरे सेट थ्योरी में क्या क्या चीजें आपने देखी होगी, तो आपने सबसे पहले टाइप ऑफ सेट देखी है, किसको क्या बोलते हैं, राइट। उसके बाद आप लोगों ने मेथड, उसके सारे ऑपरेशन देख लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी बातें। फिर लास्ट क्लास में जो देखा तो सबसे कंफ्यूजिंग है कौन सा, बिलोंग्स टू ए सबसेट। कब बिलोंग्स टू यूज करना और कब, कैसे ध्यान में रखो, किसको कब लेना है, जो दिखता है वो बिलोंग्स टू, और जो दिखता है उसमें अगर कर्ली ब्रैकेट डाला तो ठीक है। और पावर सेट क्या होता है, सबसेट। और उसको कैसे ध्यान रखने, कैसे याद रखने का, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। सबसेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, मेरे सामने जो थोड़े ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन करने के लिए मेरे पास अलग अलग जो चॉइसेस हो सकती है, वो सारे मेरे सबसेट है। नल सेट का मतलब क्या हो गया, मेरे सामने 4 ऑब्जेक्ट पड़े पर मुझे पसंद नहीं है तो मैं खाली हाथ आ गया, फिर मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आया, मैं 2 ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ मैं, और मैं चारों के चारों ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ। तो वो जो सारे सिलेक्शन की जो टोटल चॉइस होगी उनका जो सेट होगा उसको बोलते हैं पावर सेट। क्लियर है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 raised to the power n। n क्या है उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है। अब देखो सेट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शन होता है। एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड को बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या बोला जाता है, एक फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। तो नॉर्मली कैसे क्वेश्चन आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा बोलोगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो रोस्टर फॉर्म में दिया होगा कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म। नाम ही देखो ना सेट बिल्डर फॉर्म, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा जो सेट होगा, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन होगा उसको आप वर्डिंग में रिप्रेजेंट करोगे। अब डायरेक्ट उसका आंसर नहीं दे दोगे, जैसे आपको दिया होगा एक्स एक वेरिएबल है, राइट, जिसमें एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे दे दिए। तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर। एक स्टेटमेंट दे रखा है, अब वो स्टेटमेंट जो दे रखा है उसको आप समझोगे, है ना, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो उसका रोस्टर फॉर्म है। x किससे छोटा है, 4 से छोटा है, राइट। और वो x किसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ x लेस देन इक्वल टू 4 होता, ये नहीं दिया होता तो फिर इनफाइनाइट वैल्यूज होती, तो कहाँ तक लिखते बैठता है। इसलिए उन्होंने क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन, 1 2 3, ये सेट बिल्डर फॉर्म और वो उसका रोस्टर। क्लियर। अब ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा देखिए 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, ये कौन सा फॉर्म है अभी, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मुझे लगता है सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना इजी होता है, तो नहीं इजी होता है, बट इससे यहाँ से यहाँ जाने से ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ से यहाँ आने, क्योंकि वो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे लिखूंगा, है ना, थोड़ा ऑब्जर्वर होना चाहिए आप लोगों का। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आने कैसा हो रहा है कि ऊपर जो नंबर उससे इमीडिएटली बड़ा नंबर, अगर ऊपर अगर मैं x बोलूंगा तो नीचे
x+1। तो पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है यहाँ पर। मैं कौन सा वेरिएबल, आपकी, आपको अपना नाम कहीं नहीं फिल लेना है, जो भी करो आपको जो लेना है ले सकते हो। नेम ले जाओ, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, आप कौन सा वेरिएबल, और वहां पर क्या रिप्रेजेंट हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो ऊपर जो नंबर है उससे इमीडिएटली एक बड़ा है, तो ऊपर अगर n है तो नीचे n+1, और सिर्फ n/n+1 लिख के आ जाऊंगा तो भी नहीं चलेगा। क्यों? तो उसका n भी तो करवाना पड़ेगा, तो फिर वो n करवाना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख लूंगा, n is less than equal to 5। अच्छा, n less than equal to 5 में भी नहीं चलेगा, और एक चीज लिखनी पड़ेगी, n belongs to lesser number। फिर कोई n है, कोई बोलेगा सर मैं n less than equal to 5 लिखने की जगह पर अगर मैं n belongs to क्लोज ब्रैकेट ऑफ 1 to 5 लिख के n belongs to नेचुरल नंबर लिख दूंगा तो चलेगा? चलेगा। बात तो वही होगी ना, नेचुरल नंबर और कहां से चालू करना है, 1 से, कहां तक जाना है 5 तक, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों को इंक्लूड करना है। क्लियर? तो दोनों फॉर्म और कुछ नहीं होता, एक आप स्टेटमेंट लिखते हो, एक आप नंबर के फॉर्म में लिखते हो। जो नंबर के फॉर्म में लिखते हो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, जो आप वर्ड लिस्ट में लिखते हो या स्टेटमेंट में लिखते हो दिस इज द सेट बिल्डर। ठीक है, तो इसे जो हमने अब देखो ना असाइनमेंट वो देख ही लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन छोड़ा था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, पहले क्वेश्चन क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। x² + x - 2 का पहले फैक्टराइज कर लूंगा, कैसे होगा फैक्टराइज, x² + x - 2 = 0, तो x + 2n x - 1, तो x = -2 और x = 1। पर आपको कौन से फॉर्म में लिखने को बोले, कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लोगे, और कौन से दो एलिमेंट -2n, ठीक है। सेकंड कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म है, किसको लिखना है, x² किससे छोटा है 40 से, और एक कैसा नंबर है, जो 40 से छोटा, इससे पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर 40 से छोटा होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 तक जाएगा, 7 लेने जाओगे तो 49। तो कर्ली ब्रैकेट में कौन कौन से नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 सही है। थर्ड वाला उल्टा है, अरे इसे यही क्वेश्चन हो गया, बस ये 5/6 कर गया, तो वहां पर इसको चेंज कर, ठीक है। फिर 6 वाला क्वेश्चन, कौन से फॉर्म में सारे के सारे सेट बिल्डर है, किसमें कन्वर्ट करने को बोला है, रोस्टर फॉर्म में। x is an integer between -3 and 7, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 7 नहीं है ना, इंक्लूड नहीं करें। सेकंड, x is a letter before e in the English alphabet, बस ABCD before e है, e नहीं लेना। थर्ड, x is a prime number between 10 to 20, 11 13 17 and 19। फोर्थ, x belongs to नेचुरल नंबर, पहले से दिया हुआ है, और x किसके इक्वल है 2n। 2n मतलब कैसा नंबर, 2n कैसा नंबर है, E1 by 2n मतलब कैसे नंबर, E1, और नेचुरल नंबर लेंथ 2 से चालू करूंगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट छोड़ देना, क्योंकि लिख तो पाओगे नहीं सारे। फिर the set of letters in the word trigonometry, जितने जो डबल डे में आते हैं, ओ अगर ओ आया तो नहीं, ओ को 2 वाली हो गई, दो पे एक ही बात,
एम आएगा, ई आएगा, टी नहीं आएगा, ऑलरेडी ले चुके हो, और वाई आएगा, आर भी नहीं आएगा, टी के बाद टी और आर दोनों नहीं आएगा, ई के बाद डायरेक्टली वाई आ जाएगा, मतलब 2 बार लिखना नहीं चाहिए। ओके, 7th वाला, write the list of all the elements, please write the following set in the 3n x is present 3n or n is x equal to 3n, n belongs to 1 से 4 मतलब और n belongs to natural number भी, ये भी लिखना जरूरी है। देखो 3, 6, 9, 12 दिया हुआ है, तो ये तो दिख रहा है कि सारे के सारे कैसे नंबर हैं, 3 के मल्टीपल है, सारे के सारे नंबर कैसे हैं, 3 के मल्टीपल है, तो वेरिएबल आप डिफाइन कर लो, x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n, n is belongs to 1 to 4, 3 into 1 3 भी तो आएगा, मतलब बोले यहाँ पर भी सर्च ब्रैकेट कर देता, ये तो नॉर्मल आपके एलिमेंट है, ये ब्रैकेट को भी सेंस ही नहीं है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आपने कभी देखा है कि 2-4 एलिमेंट लिखा हो तो एक रेंज होता है ना, ये नॉर्मल एक ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट, इसका मतलब क्लोज या ओपन नहीं, पर ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं ये लिख के आता हूँ तो मैं तो 0 मार दूंगा, अगर ये तो ये 1 to 4 में कितने नंबर इंफाइनाइट, आप ये इंफाइनाइट ले रहे हो, तो आपको क्या लिखना चाहिए, या इनकी हाँ नेचुरल नंबर इंटीजर भी लिखोगे तो चलेगा, 1 to 4 के साथ इंटीजर ही तो हुआ है ना, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखूंगा तो 1 to 4 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, इंफाइनाइट, तो वो आपका सही आंसर नहीं गिना जाएगा। सेकंड बोला ठीक है, कर लोगे ना फिर ये कौन सा थोड़ा सा आपने 25 कहाँ थोड़ा ओके, देखो 10th में कौन सा फॉर्म दिया है, स्टेट बिल्डर फॉर्म, उसको पहले समझते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है, an where n belongs to natural number, a of n plus 1, a of n plus 1 equal to 3 times a of n and a1 equal to 2। ये जो n है ना, ये जो सफिक्स में दिया हुआ है, ये आप लोगों का कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब ये कितने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, तो आपके पास एक a1 भी होगा, आपके पास a2 भी होगा, आपके पास a3 भी होगा, आपके पास a4 भी होगा, आपके पास a5 भी होगा, कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट। मुझे इन सारे की वैल्यू चाहिए। अब a1 दिया ही ऑलरेडी, a1 कितना है 2, a2 का मतलब n को क्या रखोगे आप यहाँ, a of n plus 1 है, n को क्या रखोगे 1। तो अगर यहाँ पर n को अगर आपने 1 रखा तो यहाँ पर भी n को क्या रखेंगे 1, तो दिस वन इज a of 1 plus 1 तो a2 हो गया, a2 equal to 3 into a1 हुआ, a1 कितना है 2 हुआ, तो 3 into 2 6, a2 का आंसर कितना है 6, a3 के लिए n को क्या रखोगे n into 2 plus 1 करोगे तो 3 आएगा ना, तो यहाँ पर 2 रखा तो 2 plus 1 a3 को 3 टाइम a2 कितना आ चुका है 6 into 3 18, फिर m4 पे चले गए, m4 के लिए को क्या रखो 3, यहाँ पर भी 3 टाइम a3 कितना आया था
18 into 18 into 3 54। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे आगे का नंबर नहीं पता तो पीछे का नंबर नहीं पता चलेगा। F5 ढूंढना है तो कौन चाहिए होगा? A4। इनको 4 रखोगे, F5 आएगा 3 टाइम A4। A4 कितना था? 54। 54 into 3 162। इधर चलता रहेगा, फिर छोड़ दो। आए समझ में? तो आपके एलिमेंट्स का रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। सक्सेसिव नंबर उसके प्रीवियस नंबर तो उसके प्रीसीडिंग नंबर पे डिपेंड है। क्लियर? तो उसके बाजू वाला आप लोग बताओ, वैसा ही कुछ है। पहले तो उस सेंटेंस का मतलब बता दोगे मुझे, वो जो उसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है उसका मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? इसको बेस में सीरीज बोलते हैं। अगर आप लोगों को नंबर की सिस्टम की वो अलग होता है पूरा। अच्छा, इसका मतलब पहले तो मुझे बताओ। A of n plus 2 equal to A of n plus 1 plus n। A of n plus 2 A of n plus 1 plus n के बराबर आप लोग का मैथ से दो करते हैं। तुम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, तुम स्टेटमेंट पढ़ तो समझ जाते क्या बोल रहा है। मतलब इसमें 2 से छोटा ये बोल रहा है कि मेरा जो नंबर होगा उसके प्रीसीडिंग दो नंबर का एडिशन के बराबर होने वाला है। n प्लस 2 नंबर किसके बराबर है? n प्लस 1 नंबर और n नंबर के बराबर है। तो मैं जो भी नंबर लूंगा वो उसके प्रीसीडिंग दो नंबर के एडिशन के बराबर है। ऐसे मैथमेटिकल सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं? ऐसा पता ही नहीं तो फिर सुना ही नहीं। आपने फिबोनाची सीक्वेंस कभी सुना है? मोस्टली सारे बच्चे, अच्छे बच्चों ने सबने सुना होता है। फिबोनाची सीक्वेंस करके सीक्वेंस होता है तो ऐसे चलता है 1 1। फिर ये दो नंबर का एडिशन कितना? 2। फिर इन दो नंबर का एडिशन कितना? 3। इन दो नंबर का एडिशन कितना? 5। इन दो नंबर का एडिशन कितना? 7। अच्छा 8। फिर इन दो नंबर का एडिशन कितना? 13। सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची। ये नॉर्मल पता होता है बच्चों को, पता है? सुना तो होगा ही, सुना भी नहीं है कोई बात नहीं, तो ध्यान रखने से कभी आ गया नाम बाप को। तो ये वही बता रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है कि मेरा n प्लस 2 नंबर किसके बराबर है? n प्लस 1 नंबर उसका प्रीसीडिंग नंबर और उसका प्रीसीडिंग नंबर के एडिशन के बराबर। और A1 और A2 उन लोगों ने दे रखा है। तो ये वो फिबोनाची सीक्वेंस दिया हुआ है। क्योंकि A3 ढूंढना होगा तो क्या करोगे? इनको क्या रखोगे? नहीं A1 और A2 तो ढूंढना ही नहीं, वो तो दिया हुआ है। तो डायरेक्टली कौन सा टर्म ढूंढना है? A3 के को क्या रखोगे? अच्छा 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 3। यहाँ पर 1 प्लस 1 2, तो A2 प्लस A1 हो गया। फिर A2 प्लस A1 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर A4 ढूंढना हो तो इनको क्या रखोगे? 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3। A3 प्लस A2 हो गया A3 प्लस A2 A3 प्लस A2 तो 2 प्लस 1 is 3। तो वैसे आगे वाले प्रीसीडिंग दो नंबर के एडिशन करते जाओ, सीक्वेंस करता है। कहाँ तक जाएगा सीक्वेंस? तो उसका कोई एंड नहीं है। तो जिससे वो सीक्वेंस इसको फिबोनाची सीक्वेंस। आगे समझ में क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जो आप स्टेटमेंट्स में लिखते हो, जो वर्डिंग में लिखते हो, वो सेट बिल्डर और उसका जब नंबर फॉर्मिंग होता है तो वो रोस्टर फॉर्म। ओके, वापस यहाँ पर देखो, ये क्लियर है ना सबका? अब देखो थोड़े से रूल्स या लॉज बता रहा हूँ, जो कहीं पर भी अगर आपको सुनने में या पढ़ने में आ गया तो आपको पता हो। सबसे पहला रूल होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अभी जो आइडेम्पोटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेट थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ, पर उसका मीनिंग हर जगह पर सेम ही होता है। आइडेम्पोटेंट रूल का मतलब होता है कि जैसे यूथ में आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ए यूनियन ए का आंसर क्या आएगा? ए और ए का यूनियन कितना? ए नहीं आएगा। ए और ए का इंटरसेक्शन भी कितना?
डी और ए में क्या कॉमन होता है? ए के सारे एलिमेंट। तो ये जो इसको बोलते हैं इस तरह से यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर फॉलोज द आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि मैथमेटिक्स का वो ऑपरेशन कि जिसको करने पर भी वापस आपका आंसर सेम नंबर के साथ वो ऑपरेशन करो और मेरा आंसर वापस सेम ही आता, तो उसको कौन सा रूल बोलते हैं? मतलब वो जो ऑपरेशन होता है दिस इज फॉलो आइडेम्पोटेंट, राइट। आपने इनपुट में दोनों सेम रखा, आउटपुट में भी सेम किया। जैसे 1 into 1 का आंसर 1 आएगा, तो मैं पर ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, इनपुट में 1 वापस इनपुट में 1 आउटपुट में भी सेम आया। तो क्या कोई बच्चे ये बोले कि सर हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई फॉलोज द आइडेम्पोटेंट लॉ? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 1 पे ऐसा हो रहा है। क्या 2 into 2 का आंसर वापस 2 आएगा? नहीं आएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। सबके लिए फिर फॉलो होना, अगर सबके लिए फॉलो होता तो मैं बोलता ये मल्टीप्लाई फॉलोज द आइडेम्पोटेंट, बट यूनियन का तो ऑलवेज ट्रू है। किसी भी सेट का खुद से जब यूनियन लोगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा, और इंटरसेक्शन में भी क्या आएगा? इसलिए यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर फॉलोज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, आइडेम्पोटेंट का मतलब समझ आ गया, इनपुट भी सेम आउटपुट भी ऑलवेज। ठीक है। सेकेंड कॉम्बिनेटिव लॉ, ये तो सुना होगा। क्या होता है कॉम्बिनेटिव लॉ या कॉम्बिनेटिव रूल या लॉ, कुछ भी बोलो। क्या होता है कॉम्बिनेटिव? कोई बात नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेटिव का मतलब होता है कि ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कि जिसमें अगर आप ऑर्डर चेंज कर लो तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर अभी बोलूंगा तो आपको मतलब मल्टीप्लाई फॉलोज द कॉम्बिनेटिव रूल, एडिशन फॉलोज द कॉम्बिनेटिव रूल, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द कॉम्बिनेटिव रूल। समझ आया क्या? आंसर करने का 2 + 3 का आंसर और 3 + 2 का आंसर अलग है। ये बात है, 2 into 3 का आंसर और 3 into 2 का आंसर सेम ही आता है। ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस में फर्क पड़ता है। 2 - 3 का आंसर और 3 - 2 का आंसर सेम नहीं है। माइनस डज नॉट फॉलो द कॉम्बिनेटिव, बट मल्टीप्लाई एंड एडिशन बोथ आर फॉलो द कॉम्बिनेटिव। तो अब मुझे बताओ ए और बी कोई दो सेट है, ए और बी कोई दो सेट है, मैंने ए और बी का यूनियन लिया, मुझे कुछ आंसर मिला, फिर मैंने बी और यू ए का यूनियन लिया, तो क्या अलग आंसर आएगा? नहीं आएगा। और ए और बी का इंटरसेक्शन लो और बी और ए का इंटरसेक्शन लो, तो सेम आएगा क्या अलग आएगा? सेम ही आएगा। यूनियन इंटरसेक्शन भी आ जाए क्या मतलब वापस याद करो, मैं भूल गया। A equal to 1 to B equal to 2 3 4, तो A यूनियन B का मतलब के साथ मुझे आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर? या तो A में हो और B में हो, और का काम करता है यूनियन। A में होगा तो भी चलेगा, B में होगा तो भी चलेगा। 1 2 3 4 और ए इंटरसेक्शन बी में ए में भी बना देंगे, बी में भी होगा, तो दोनों। ठीक है ना? यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर फॉलोज द कॉम्बिनेटिव। ठीक है? अच्छा देखो ना, यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, यहाँ पर है देखो, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ये एक रूल था, दो बोलो या रूल बोलो।
आइडेंपोटेंट रूल क्या बोल रहा था कि जो आपका इनपुट होगा वही आपका आउटपुट आना चाहिए। कॉम्बिनेट रूल क्या बोल रहा था कि अगर आप अपने ऑर्डर को चेक करोगे तो आपका आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। जैसे 1 is an identity element for multiplication, 1 is an identity element for multiplication। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो अब 8 और 5 मतलब नल सेट वाला 5 पहली ब्रैकेट में डालूंगा तो एलिमेंट बन जाएगा। अभी तो ये नल सेट है। A और 5 का यूनियन कौन? A। सही है। तो मैं तो बोल सकता हूँ इस यूनियन के लिए 5 आइडेंटिटी एलिमेंट बना, क्योंकि वापस सेम ही आंसर की। जैसे 5 into 1 का आंसर 5, 7 into 1 का आंसर। तो मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन? क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 का होना या ना होने से मेरे नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन में 5 का होना या नहीं होने से उससे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वापस यही आएगा। बी यूनियन नल सेट होता है, सी यूनियन नल सेट होता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल होता है। ये यूनिवर्सल होता है ना सबसे बड़ा है ये डब्बा है ना। ये कौन है? यूनिवर्सल। ये उसके अंदर एक ए सेट है। तो ए और यूनिवर्सल अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो कौन आएगा? ए आएगा। तो वापस सेम है। बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से, सी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से। तो इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन के लिए ये ना ये फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ना सकते हैं क्वेश्चन कि भाई इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन? तो क्या बोलोगे? यूनिवर्सल। यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन? नल। तो कैसे याद रखोगे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? कि वो एलिमेंट जिसके होने ना होने से मेरे आंसर को मतलब मेरा इनपुट को कोई फर्क नहीं, मेरा इनपुट भी मेरा आउटपुट। उसमें भी जो सेकंड वाला आएगा तो वो भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे इसको ये जो ए है, क्या ए यूनियन बी का आंसर ये आता? नहीं आता। वो हमेशा ट्रू आना चाहिए। ये हमेशा सबका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, फिर वो यूनिवर्सल कोई भी क्यों ना। समझ आया? एक मिनट पहले ये अभी अच्छे इसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हो, इसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोल सकते। बोलो तो बात तो वही ना, सब यहाँ डालो वही तो आया यहाँ पर क्या ये हर एक के लिए वैलिड है? अगर मैं यहाँ बी रखूंगा तो क्या मेरा आंसर बी आएगा? नहीं आएगा। पर ये हर एक के लिए वैलिड है। ए यूनियन 5 का आंसर भी होगा, बी यूनियन 5 का आंसर भी बी होगा, सी यूनियन 5 का आंसर भी। पर क्या ये ए के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। तो कंफ्यूज मत हो तो ये हमेशा वैलिड होना चाहिए, तभी उसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। अब आप बताओ ये जो सेकंड वाला है यू और वो यूनिवर्सल सेट समझ आया? तो इस पर ए का इंटरसेक्शन कौन? ए। बी और इसका इंटरसेक्शन कौन? सी और इसका इंटरसेक्शन कौन? तो ये हमेशा इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर? एसोसिएटिव ये भी सुन रखा होगा पर पता नहीं होगा। तो ये पता नहीं क्या होता है बताओ। कोई भी चीज नंबर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर ठीक है सही। एसोसिएटिव लोग क्या बोलता है कि अगर आप 3 एलिमेंट ले तो विद द सेम ऑपरेटर, विद द सेम ऑपरेटर ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी का आंसर। अरे एक बार पहले किसको सोल्व करो? ऑब्वियसली बोर्ड में पहले तो ब्रैकेट सोल्व होता है।
छोटे थे तो बोर्ड में सिखाते थे, तो पहले तो ब्रैकेट खोल होगा, इसका जो आंसर आएगा उसको आप एक के साथ लोगे थे, इससे जो आंसर आएगा, और अगर मैं वो ब्रैकेट को चेंज कर भी दूं, इसका इसको खोल करोगे पहले ही खोल होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ जैसे आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यूनियन फॉलोज द एसोसिएटिव, राइट, सेम फॉर द इंटरसेक्शन। अरे ये मानते हो ना सब लोग कि मैं बोल रहा हूँ तो हाँ बोल रहा हूँ। ए और बी सी का अगर आपके पास ए अगर 1 2 3 है, बी अगर 2 3 5 है, सी अगर 3 5 7 है, तो आप इससे करते हैं। तो पहला बी यूनियन सी करोगे, बी और सी का यूनियन, बी यूनियन सी का आंसर 2 3 5 7। फिर ए के साथ यूनियन, ए के साथ जब यूनियन लोगे तो 1 2 3 5 7, सही है। अब ए यूनियन सी बताओ, 1 2 3 है, उसका फिर सी के साथ यूनियन है, क्या सेम आया? तो मतलब फॉलो करता है एसोसिएटिव को, और वैसे इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है। अगर आप ब्रैकेट को अगर इधर उधर कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन बोथ आर फॉलोज द एसोसिएटिव, ठीक है। ये चार जो अभी लिखे मैंने, उसमें आइडेम्पोर्टेंट ऐसा होता है कि जो नॉर्मली बच्चों को नहीं आइडिया होता है, बाकी तीनों कहीं ना कहीं सुन रखे होते हैं, पर ठीक है वापस इस पर हमारा डिस्कशन हो गया। जो सबसे दो इम्पोर्टेंट, इसके बाद सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी हम लोगों को पढ़ने में आ गया होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब इससे पहले जो आपको पता है उसके हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, जैसे A इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या लिखते हो? A इंटू बी प्लस A इंटू सी, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। इसको बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई ओवर प्लस। इसको बोलते क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई ओवर प्लस। पर क्या ये उल्टा टू, उल्टा मतलब a प्लस बी इंटू सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू a प्लस सी, लिखते नहीं लिखते। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई ओवर प्लस तो होता है, बट प्लस ओवर मल्टीप्लाई नहीं होता है। हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि 2 प्लस 3 इंटू 6 है तो 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6, तो नहीं करते ना। हम पहले क्या करते हैं? 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2, हमारा बोडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो आप ये नहीं करते। तो इसका मतलब कि प्लस ओवर मल्टीप्लाई डज नॉट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव, बट मल्टीप्लाई ओवर प्लस फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव रूल में यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों फॉलो करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर। जैसे नॉर्मली ब्रैकेट ओपन किया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कभी कुछ कंफ्यूजन लगे तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस करके से ब्रैकेट ऊपर कर, तो उसको याद करने का वैसा ही। और इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर भी नॉर्मली ब्रैकेट ओपन किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो गया। इसको क्या स्टेटमेंट लिखोगे? इंटरसेक्शन ओवर, और ये दोनों ट्रू होता है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी फॉलो होता है
इंटरसेक्शन ओवर मल्टीप्लाई ओवर एडिशन फॉलो होता है, बट प्लस ओवर मल्टीप्लाई फॉलो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता ही है फॉलो, वहाँ पर एग्जाम्पल नहीं होता, बट यहाँ होता है। अगर आप इसको कोई भी एग्जाम्पल लेके करोगे तो आपका आंसर सेम नहीं है। इनको कौन सा रूल बोलेंगे? राइट वन है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये अभी मैंने आप लोगों को 5 लो बताया, तो 4 लो बताए, एलिमेंट बताया, आइडेंटिटी एलिमेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लो इज डी मॉर्गन, जो आप लोगों ने नहीं सुना होता है। जो कर लिया था आया था इसमें, अच्छा था क्या? ओके, अब आप लोग को जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली इसको यूज करोगे। डी मॉर्गन नाम के मैथमेटिशियन ने क्या बोला कि अगर आप कोई दो सेट का यूनियन लेते हो और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो, अगर वेन डायग्राम से आप समझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता कौन है? ये ए है, जिसमें बी, ये पूरा पार्ट कौन? ये पूरा डब्बा कौन? इसका इंटरसेक्शन कौन? ये बाहर वाला, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं। मुझे वो एलिमेंट की जो ए में भी नहीं होना चाहिए और बी में भी नहीं। इसको हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बोला था? डी मॉर्गन ने क्या सीखा इजीली याद करने के लिए? उसने नहीं सीखा, हमने ऐसे इजीली याद करने के लिए ढूंढ लिया कि इसको कैसे इजीली याद करें। ये कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। ये जैसे ही डैश अंदर गया तो ए डैश और बी डैश, और बीच में जो यूनियन हुआ करता था वो क्या हो जाएगा? एक बार चेक भी करते हैं क्या ये ट्रू है वेन डायग्राम से, है ना? वेन डायग्राम से इजी पड़ता है प्रूव करने के लिए। ए है ये बी है, मुझे बता सकते हो ए डैश मतलब कौन? ए डैश मतलब कौन? ए को छोड़ के सब को बाहर का चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना? बाकी सब कुछ चलेगा, करेक्ट? ये फिर क्या लिखा मैंने? ए डैश। अब बी डैश अगर करेंगे तो ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है। बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, ये वाले चलेंगे, बाहर का भी चलेगा। अब ये ए डैश में मैंने ड्रॉ किया, सेडेड पार्ट बनाया, बी डैश का सेडेड पार्ट बनाया, मुझे दोनों में कॉमन चाहिए। तो कॉमन कौन है दोनों में? मतलब कॉमन ये बाहर वाला दिख रहा है आपको? ये बाहर वाला इसमें भी है, इसमें भी है, राइट? ये वाला पार्ट यहाँ है, ए डैश में है और वहाँ नहीं है। ये वाला पार्ट बी डैश है पर यहाँ नहीं है। इंटरसेक्शन में तो नहीं ले सकते, इंटरसेक्शन में क्या लूंगा? मतलब यही वाला पार्ट आ जाएगा, वही ठीक। और बहुत इजीली याद रखने के लिए जो मैंने बताया कि जब आप लोग कॉम्प्लीमेंट को अंदर लोगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा, यूनियन का इसको जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। जब भी कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया या कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये 4 रूल लिख लो, स्टेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का एक एग्जाम्पल लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। ये लिख
जल्दी लिखवा, मुझे एक चीज पढ़ानी है, जल्दी। तो लिखते हुए किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओगे। वो तो ऐसे में लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 6 करके। डॉट डॉट था क्वेश्चन में जैसे बोलते हैं ना एट हाँ वो सच है, कोई फर्क नहीं, लेस करो या डॉट करो एक ही बात है।
लिखा सकते हैं जल्दी है। तो का ठीक है, जिनका नहीं वो बाद में लिखना भी आ गया। देखो यहाँ पर एक सम लिखा है मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट आप सब लोगों को पता है, पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब कि हम दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे देयर इज सपोज वन सेट A in which suppose there are two elements 1 and 2, the another set is B which is suppose again 3 elements 5, 6 and 7, and suppose we have to multiply this both the sets is called Cartesian product। तो जब भी आप सुनते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको समझ जाना कि दो सेट की बात कर रहे हैं। दो सेट का मतलब है कि ये जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो सेट है ये आपका इनपुट का काम करेगा, और जो सेकंड सेट है वो आपका आउटपुट का काम। हम जब इनपुट और आउटपुट लिखते हैं तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y, तो x कौन होता है मेरा इनपुट, और y क्या होता है हमारा y ऑलवेज डिपेंड अपॉन x, सही है ना। तो आपका आउटपुट ऑब्वियस है ना इनपुट पे डिपेंड करता होगा, इसलिए x हमेशा क्या होता है हमारा इनपुट, y हमारा क्या होता है आउटपुट। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो उसको लिखा है, पहले इनपुट लिखा जाता है तो 1, 5 1, 6 1, तो 1 जब इनपुट में डालना हो तो मेरा आउटपुट में 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। 2 पुट करूंगा तो 2, 5 2, 6 2, 7। तो मुझे इसका डोमेन कौन है, रेंज कौन है, तो डोमेन में क्या बोलोगे 1 and 2 आर डोमेन एंड रेंज 5, 6, 7 and 8। जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका 5, 6, और जो आपका इनपुट होगा वो आपका फर्स्ट सेट, और रेंज होगा वो आपका सेकंड, आउटपुट जो होगा वो आपका सेकंड सेट। तो क्या 1, 2 का मल्टीप्लाई 5, 6, 7 के साथ जो हो रहा है वही सेम आंसर क्या 5, 6, 7 का 1, 2 के साथ आएगा? नहीं आएगा, क्या आएगा 5, 1 5, 2 5, 2 6, 1 6, 2 7, 2। अब इनपुट कौन हुआ, आउटपुट कौन हुआ 1, 2। क्या आपका आंसर सेम आया? नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो ये B और A हो गया। So number of element in A cross B is equal to number of element in B cross A।
पर इसका आंसर सेम नहीं हुआ। पर आज तक तो हम ये बोलते थे कि मल्टीप्लाई ऑलवेज फॉलो द कॉम्यूटेटिव रूल, बोलते ना ब्रो। और कॉम्यूटेटिव रूल क्या होता था कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर लोगे तो आपके आंसर को कोई फर्क नहीं। जब कॉम्यूटेटिव बोलते थे 2 into 3 का आंसर भी 6 होता है और 3 into 2 का भी तो आंसर। पर यहाँ पर मल्टीप्लाई ने कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं किया। A into B का आंसर और B into A का आंसर सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई डज नॉट फॉलो द कॉम्यूटेटिव रूल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अदरवाइज मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता था आज तक, आगे भी करेगा, बट वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। समझ आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। A में कितने एलिमेंट है, B में कितने थे, दोनों का मल्टीप्लाई रूल कितने लेने को, इसमें भी ठीक है 1 2 3 4 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इनटू, तो इसमें 3 थे इसमें 2 थे, तो 3 into 6 होगा। ठीक है। तो कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप सुनते हो, मतलब कहीं पढ़ने में आता है क्वेश्चन में, तो दो सेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो फर्स्ट सेट होता है वो आपका डोमेन होता है, इनपुट होता है, मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट कंसर्न, जो दूसरा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट कंसर्न, जो आपका आउटपुट है। ठीक है। अब जो एक्चुअली आपको पूछा, ये सब मैंने आपको समझा दिया एक्चुअली में जो भी है, पर जो आपको पूछा जाएगा अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में जो पूछा जाएगा, स्पेसिफिकली जब आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम की बात आएगी, तो ऐसा कोई नहीं पूछने वाला भाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, थोड़ी इजी पूछेंगे आपको, राइट। आपको यहाँ पर आएंगे वर्ड प्रॉब्लम, और वो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला सीखनी होगी। यहाँ ध्यान देना, ये हमारे पास एक A है, ये हमारे पास एक B है, मतलब A एक सेट है, B एक सेट है, ये डब्बा हमारा यूनिवर्सल सेट है। मुझे A के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, मुझे B के नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, तो A के नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ये पूरा मिल जाए, इससे जितने भी एलिमेंट होंगे सारे A के बोला जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, तो कौन सा पार्ट, ये पूरा है ना। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, जो A में होगा तो भी चलेगा, B में होगा तो भी चलेगा, और दोनों में होगा तो भी चलेगा। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि A के सारे एलिमेंट ले लो आप, प्लस B के सारे एलिमेंट ले लो, तो चलेगा नहीं। A के सारे एलिमेंट किया तो ये पूरा, ये जो सर्कल मार रहा हूँ ये पूरा, B के सारे एलिमेंट किया तो ये पूरा, पर ये वाला पार्ट आपने कितनी बार काउंट कर लिया, करना कितनी बार थी, एक बार, तो एक बार उसको वापस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्यों माइनस किया पता चला सबको, क्यों किया, एक ही पार्ट को आपने इक्वली काउंट किया, एक ही चीज को आपने दो बार काउंट किया, काउंट तो करना तो एक ही बार काउंट करना था, इसलिए मैंने एक बार उसको, ठीक है। अब यही चीज अगर 3 सेट को लेके आए, ये A, ये B और एक तीसरा सेट भी C, और मुझे फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या हो जाएगा, एटलीस्ट किसी एक में तो होना चाहिए, एटलीस्ट किसी एक में तो होना, A में होगा तो चलेगा, B में होगा तो भी, C में होगा तो, ऐसा एलिमेंट जो E और B दोनों में होगा वो भी चलेगा, किसी में भी होगा तो चलेगा, A और B में भी होगा तो चलेगा, B और C में होगा तो, A और C में होगा तो, तीनों में होगा तो, इंडायरेक्टली हो ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम किसी एक में होना चाहिए। A में होगा तो भी ठीक है, B में होगा तो भी ठीक है, C में होगा तो भी ठीक है। इसके सारे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना, आपको वेन डायग्राम की सबसे ये पूरा पता करना है,
आप बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, पहले तो ये को आइए ये वाला पार्ट कितने बार काउंट हुआ? ए और 3 बार नहीं हुआ है। ए और बी में जब लिया तो इसको कितनी बार काउंट किया हमने? 2 बार। तो इसकी काउंट करना कितनी बार था? एक बार। एक बार माइनस करूंगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार माइनस किया। ये वाला जो पार्ट है बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो कितने बार काउंट हुआ? बी में भी काउंट हुआ, तो कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। करना कितनी बार? तो एक बार माइनस ए और सी का इंटरसेक्शन 2 बार। कितनी बार काउंट हुआ? 2 बार। करना एक ही बार था, तो एक बार माइनस करूंगा प्लस। ये समझ आए यहाँ तक? अब एक पार्ट ऐसा भी दिखेगा तो तीनों का कॉमन है, ये वाला है ना। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये तीनों का कॉमन है। ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं ना, जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, राइट। ये वाला जो पार्ट है जो तीनों का इंटरसेक्शन, उसको आपने ए में कंसीडर किया था। जब ए बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो उसमें काउंट हुआ है वो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बोला तो उसमें काउंट हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बोला तो उसमें काउंट हुआ। कितनी बार काउंट करना? कितनी बार? एक बार। आपने पर किया कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किया कितनी बार है? 3 बार। किया कितनी बार है? 3 बार। ये इंटरसेक्शन बी में वो काउंट हो रहा है? हो रहा है? तो एक बार आपने माइनस भी कर दिया। ये वाला पार्ट 3 बार काउंट हुआ था, ए इंटरसेक्शन बी में भी था, वो तो एक बार माइनस हुआ। क्या वो बी इंटरसेक्शन सी में है? तो और एक बार माइनस कर लिया। क्या वो सी इंटरसेक्शन ए में है? तो आपने कितनी बार माइनस, कितनी बार ऐड किया था? और कितनी बार माइनस भी कर लिया? और एक बार तो सही था ना, इसलिए उसको एक बार अलग से आपको ऐड भी करना पड़ेगा। ये इंटरसेक्शन भी वो एक बार प्लस क्यों करना पड़ा वापस? क्योंकि आपने 3 बार ऐड किया, तो ये 3 बार आपने हटा भी दिया, तो एक बार तो सही है। करेक्ट। वर्ड प्रॉब्लम इसके बेस पर होने वाला है। हम वर्ड प्रॉब्लम के मैक्सिमम क्वेश्चन वेन डायग्राम बना के कर लेंगे। वेन डायग्राम बनेंगे, हमारा काम हो जाएगा। 3 से ज्यादा नॉर्मली नहीं पूछेंगे। अगर आपको पूछेंगे तो मैक्सिमम 3 सेट के लिए पूछेंगे। तीनों सेट की फॉर्मूला मैंने आपको बता दें, 2 सेट का ये रहा, 3 सेट ये रहा। इसका मतलब पता चला ना? 3 इंडियन बी को वर्डिंग में लिखना है तो क्या लिखूं? एटलीस्ट वन ऑफ देम, वो एलिमेंट जो एटलीस्ट किसी एक में तो होना चाहिए। ए में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, बी में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों में होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में हो, है ना, दोनों में होना चाहिए, तभी आप उसको कंसीडर करें। क्लियर है? एक बार जब मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को देखो आप लोग। टीपीपी 1 में आप लोग डायरेक्टली चेक करो। मैं आपको सबसे टफ क्वेश्चन बता देता हूँ, जो लग रहा है मुझे 39 देखो। टफ तो क्या है मतलब, उसमें थोड़ा ज्यादा 39। ये हो गया ना सबका? देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहले देख करते हैं क्या दिया हुआ। इन ए सर्वे 39 बोल रहा था, 39 हाँ ठीक है। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो 60 क्या है? आपको क्या करना है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना है। इन ए सर्वे देयर आर 60 पीपल, यूनिवर्सल मतलब कुछ लोकेलिटी में 60 लोग रहते हैं।
इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल, और सब कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पहले देखिए इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, मतलब हिंदू टाइम्स सपोज 25 पढ़ने वाले हैं. नंबर ऑफ पीपल हु रीड ए मींस हिंदू टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, वो कितना है 25. 26 रीड न्यूज़पेपर टी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये पढ़ने वाले कितने हैं 26. 26 रीड न्यूज़पेपर आई, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 26. टोटल उस लोकालिटी में कितने लोग हैं 60. अब माइंड में ही आता है कि यार ये तो टोटल कर रहा हूँ तो 60 से तो ज्यादा हो जा रहा है. वैसे भी तो लोग होंगे तो 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई लोग होंगे तो 3 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, है ना. तो आगे इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगा, उससे से कुछ नहीं होगा. तो क्या दिया है 9 रीड बोथ एच एंड आई. तो एंड है तो इंटरसेक्शन लो या यूनियन लो, इंटरसेक्शन. एंड किसके लिए काम करता है, एंड किसके लिए काम करता है, इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर क्या लूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 9. 11 रीड बोथ एच एंड टी, बोथ एच एंड टी, वो कितने 11. 8 रीड बोथ टी एंड आई, ये सही हो गया. 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर. तो एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना दिया हुआ है 3. अब इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिला आपको, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है वो नहीं देखना है आपको, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है उसका वेन डायग्राम. क्या करोगे सबसे पहले उसका वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है तो मैं आपको बता दूं. वेन डायग्राम जब आप बताओगे सिर्फ 2 का हो या 3 का हो, आप हमेशा स्टार्ट करोगे तीनों के इंटरसेक्शन से. काम चालू करना आपको हमेशा तीनों का इंटरसेक्शन. ये ए से, ये टी है, ये आई है. अब हमेशा यहाँ से चालू करोगे. ये कितने एलिमेंट दिया हुआ है 3. तीनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं 3. पहले इसको भरोगे, फिर 2 का इंटरसेक्शन को फिल करोगे. ए और टी का इंटरसेक्शन कितना है 11. उन 11 में से 3 ये ले चुके हो आप, तो यहाँ 11 में लेंगे 8 बचा. ये 8 कौन है आपके साथ, जो सिर्फ एच और आई, जो सिर्फ ए से 3 पढ़ते बट आई नहीं पढ़ते, जो सिर्फ 2 न्यूज़पेपर पढ़ते. कौन कौन सा, एच एंड टी, मतलब एच और टी पढ़ने वाले. फिर एक इंटरसेक्शन आई कितना है 9. तो 3 यहाँ हो गया. तो 6 वो है जो सिर्फ एच एंड आई पढ़ते हैं, टी और आई वाले. 8 से 3 यहाँ मिलेगा. तो 5 लोग वैसे हैं लोकालिटी में जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं बट एच नहीं पढ़ते हैं. तो अगर आप मुझे इसके बाद क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कितने लोग होंगे उस लोकालिटी में जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर. 8 + 6 14, 14 + 5 19. पर उसको कुछ एक्सप्लेन भी तो करना. अगर सब्जेक्ट स्कूल की एग्जाम ना लिया तो लिखना भी तो पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव तो चलो आंसर आ गया, तो एग्जाम्पल कैसे दोगे उसको, लिखोगे कैसे. नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर. फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करने तो वेन डायग्राम से ही बनते हो, याद कर भी नहीं सकते. इन दोनों को छोड़ दें, ये तो दोनों ध्यान रखनी है. बाकी सब क्वेश्चन के हिसाब से बना लेगा. वेन डायग्राम बनाए, मुझे इसको लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई. एच इंटरसेक्शन टी मतलब ये पूरा, टी इंटरसेक्शन आई मतलब ये पूरा, और एच इंटरसेक्शन आई मतलब ये पूरा. उसमें से आपको क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. और कितनी बार नहीं, 3 बार नहीं. तो 3 टाइम नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई. पुट करके देखते हैं वैल्यू. एच और टी का इंटरसेक्शन कितना था 11, टी और आई का 8, ठीक है. एच और आई का 9 -3 टाइम, ये 3 था. 11 + 9 20, 20 + 8 28, 28 में से 9 गया 90 ना. और 8 + 6 14 + 5 19. तो ये भी उसी से बना लेने का, इसका भी टेंशन नहीं लेना आपको, है ना. वहीं पे फॉर्मूला भी बन जाएगी. ये समझ आया सबको. अब ये ले लेते हैं. एज कितना था 60. एज पढ़ने वाले कितने थे 25. एज पढ़ने वाले कितने थे, उसमें से 8 + 3 11,
11 प्लस 6 17 ले चुके हो, तो बच्चे कितने हैं? ये 8 कौन है जो फिर पढ़ते हैं। 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, टी कितना था 26, तो 10 ऐसे हैं जो 60%। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, तो 12 ऐसे हैं जो आई पढ़ते हैं, है ना। तो इसका कि सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला न्यूज़पेपर कौन है? आई, है ना। जो अकेले पढ़ने वाले न्यूज़पेपर आई सबसे ज्यादा है, राइट। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 8 प्लस 10 12, और फिर 18 प्लस 12, तो 30 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर, राइट। और कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? अब मुझे ऐसा पूछा है कि ऐसे भी तो होंगे लोग जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, है ना। 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26 प्लस 5 31 34 40 52, तो 8 ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते। 52 ऐसे जो कुछ ना कुछ तो पढ़ते, या तो 1 या तो 2 या तो 3। मतलब ये 8 किसका आंसर है? मतलब मैथमेटिकली किसका आंसर है? ऐसे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। और ये पूछवा तो तुम्हें क्या करते, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछवा था तो 60 माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है। डायग्राम से आंसर आ गया, मतलब ऑब्जेक्टिव में मुझे जरूरत नहीं कुछ एक्सप्लेन करने की, सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। पूछना है ऐसे कितने हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो टोटल में से आपको ये पूरा माइनस करना पड़ेगा, और ये पूरा मतलब कौन? 8 यूनियन टी यूनियन 5, और यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला? ये वाली फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 60 माइनस n of a plus n of t plus n of I minus n of 8 intersection t minus n of t intersection I minus n of 8 intersection I plus n of 8 intersection t intersection I। ये सारी वैल्यू डाल देना इसमें, t डाल देना। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करोगे आप लोग? क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला भी बना लें जो लोग क्लियर। आप लोगों ने कहाँ तक कर रखा था? 25 तक कर रखा था ना, मतलब 25 26 तक कर रखा होगा। तो आगे आप लोगों को 27 से आगे फिर करना है, 27 से 52 प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम मिल जाएंगे तो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। में अभी अपनी एग्जाम है, हाँ अपनी एग्जाम। अच्छा, कल का आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का रेगुलर क्लास होगा। उस रेगुलर क्लास के बाद आप लोगों का मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है। उस मैथ्स के प्रैक्टिस सेशन में कल जिन बच्चों ने ट्रिगोनोमेट्री किया था, मतलब आगे के स्टार्टिंग के क्लास में हुए थे जो यूनिट सर्कल वाला, वो लोग ट्रिगो के क्लास में बैठेंगे मेरे साथ, और बाकी लोग कल टेस्ट देंगे। तो मैं उसका सरप्राइज टेस्ट लूंगा, बट बता दे रहा हूँ आपको कल लूंगा, इसलिए बता दे रहा हूँ कि अब उसके बाद भी ये सेकंड टाइम भी टेस्ट देने के बाद फिर मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए मेरे क्लास में जिसको 80% कम आए, जिसके 30 मार्क्स की टेस्ट होगी, 24 मिनिमम क्राइटेरिया, उसके बाद के मेरे क्लास में बैठने के लिए, ठीक है। और ये भी बता दो, मैंने कुछ भी बाहर का नहीं पूछा, मैंने कुछ भी बाहर का नहीं पूछा है, जो आपने कर रहा था उसे मैं पूछा। इसलिए उस दिन भी आप लोगों को वार्निंग दी गई थी कि भाई कंसेप्ट पे ध्यान दो प्रॉपरली। आप लोगों को सिर्फ वो मोड हटाना कैसे हैं, तो ऐसा नहीं कि कभी भी ब्रेक करोगे, जरूरत है तो ब्रेक करोगे। कब आप लोग उस वेरिएबल को सामने मल्टीप्लाई कर सकते हो, कब नहीं कर सकते, सारी चीजें बताई गई है, राइट। तो प्रॉपरली कल आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, टाइम मिले तो सेट के क्वेश्चन करना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है। उस टाइम पर जिन्होंने तो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मेरे साथ ट्रिगो के लिए बैठेंगे, ओके। और ऐसे भी कोई होंगे कि जिनको टेस्ट भी देना है और ट्रिगो में बैठना है, ऐसे कितने हैं? कोई है जिनके ट्रिगो मिस हुआ है? अच्छा, आपका फर्स्ट यूनिट सर्कल वाला पूरा ही मिस हुआ, आपका तो हुआ ही आपका यूनिट सर्कल बाकी है। तो जिनका दोनों यूनिट सर्कल भी करना बाकी हो
और टेस्ट भी देना हो तो यूनिट सर्कल भी करेंगे, मतलब मेरे साथ बैठेंगे भी उसके, क्योंकि परसों मुझे थोड़ा प्रीवो पढ़ाना है, इसलिए सेट हो गया मेरा काम। सेट मुझे जितना पढ़ाना तो पढ़ा दिया मैंने, बाकी इसमें प्रैक्टिस करके जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप कल क्लास में भी बैठोगे मेरे साथ, तो क्लास के बाद फिर टेस्ट होगा।